व्यूवर्स, मैं पूनम सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। और हम लोग पढ़ते आए हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उससे आगे हम लोग थोड़ा से बात करेंगे। हड़प्पा संस्कृति हमारे कवर अप हो चुकी है। आज हम जानेंगे वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज के बारे में जानेंगे। तो वैदिक एज जो है हमारा वो दो भागों में डिवाइडेड है। पहला तो हो गया हमारा अर्ली वैदिक कल्चर और दूसरा हो गया पोस्ट वैदिक कल्चर। तो इस पार्ट में आज की वीडियो में हम लोग केवल ये अर्ली वैदिक एज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैदिक एज में कि मान जो था वो वैदिक युग में मान का जो होता है वो क्या होता है, वज़न होता है। और वैदिक काल में जो हम लोग अर्ली वैदिक एज की पढ़ाई करेंगे वो मेनली हमारा किस पे डिपेंड करेगा, ऋग्वेद के सोर्स पे डिपेंड करेगा। इस काल का जो इतिहास जितना भी है वो उसके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है और 10 से 7 तक प्राचीन माने जाते हैं इसके मंडल। इसमें 3 पाठ मिलता है ऋग्वेद में। पहला तो हो गया हमारा साकल और जिसमें 1017 मंत्र है। दूसरा हो गया हमारा बालखिल, इसमें 11 मंत्र है। और तीसरा हमारा हो गया वाशकल, इसमें 56 मंत्र हैं। अब हम लोग जानते हैं, बात करते हैं कि ऋग्वेदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व क्या है। तो इसमें अलग अलग बिंदुओं में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन वैदिक काल में कैसा रहा, वहाँ की सामाजिक संगठन वैदिक काल में कैसा रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक नीति इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग राजनीतिक संगठन जानते हैं। आर्य जो थे वो कई जनों में विभक्त थे। कई पार्ट आर्य के मिलते हैं जिसमें मुख्यतः 5 जन जो है आर्य के काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। अनु, द्रुद, यदु, पुरु, तुर्वस, इसको हम लोग पंचजन के नाम से भी कॉल करते हैं। एक जगह ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख भी मिला है। पुरुषनी नदी के किनारे, जो आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है, जो भरतों के राजा सुदास के साथ हुआ था। और सुदास के पुरोहित जो थे वो कौन थे, वशिष्ठ थे, जिसमें सुदास की विजय होती है। और जो पराजित जन था उसमें सबसे महान जो था वो कौन था, पुरु था। राजा को जन का रक्षक कहा जाता था, रक्षक या गोप्ता कहलाता था, गोप्त जनस्य, तथा दुर्गों का भेदक करने वाला भी ये राजा कहलाता था, इसीलिए इसको पूरा भेता भी कहा जाता था। राजा का पद इस समय कोई दैवीय नहीं समझा जाता था। जैसे बाद में हुआ ना कि राजा जो था वो दैवीय अवतार हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इस तरह का ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है। राजा भूमि का स्वामी भी नहीं था ऋग्वेद में। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर क्या करती थी, नियंत्रण रखती थी। सभा जो थी उसमें कौन लोग शामिल होते थे, उच्च कुल के लोग शामिल होते थे, जबकि समिति जो थी उसमें केवल कॉमन मैन लोग शामिल होते थे। इस काल में ऋग्वेद में मृत्युदंड का भी कोई उल्लेख नहीं पाया गया, लेकिन सत्यदाय, अगर कुछ दोषी पाया जाता था तो 100 गाय देने का सजा दंडित किया जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती जो थी सबसे प्रसिद्ध नदी थी या सबसे पुण्यात्मा नदी कहलाती थी। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ गंगा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ऋग्वेद में उस समय सरस्वती को सबसे नदियों में नदीतम कहलाया सरस्वती, ये इस तरह का दर्जा दिया गया था। सरस्वती की एक सहायक नदी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, दृष्टवती नाम से फेमस है। ऋग्वेद में एक संस्था था विदक वैदिक कार्यों की संस्था थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता है। पुराणों में जिसे कृतयुग कहा गया है वही आज के डेट में वास्तव में ऋग्वेद काल कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संगठन कैसा रहा होगा। हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। इसके जस्ट अपोजिट ऋग्वेद जो था वो पितृसत्तात्मक था, या कहेंगे कि बात करते हम लोग पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज का शुरुआत भी इसी काल से हमें देखने को मिलता है। वर्ण शब्द व्यवसाय के अर्थ में होता था, यानी ये नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण पैदा होगा, तो या कोई वैश्य है तो उसका बेटा भी वैश्य पैदा होगा। तो क्या बताया जा रहा है, व्यवसाय के रूप में देखने को मिलता था, मतलब उसके व्यवसाय से उसकी जाति वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती थी। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही सबसे पहले पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का
चर्चा हो चुका है। पत्नी के महत्व को यहाँ पे दिया गया है ऋग्वेद में, जिससे पत्नी को जायद अस्तम शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि पत्नी का उच्च दर्जा था। ऋग्वेद काल में हम लोग अंतर्जातीय विवाह होने का भी संकेत पाते हैं, परंतु आर्यवर्ण और दासवर्ण के साथ विवाह जो था वो क्या था, निषिद्ध था। यानी कि आर्यवर्ण और दासवर्ण में विवाह सही नहीं माना जाता था। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया कि स्त्रियों को सम्मान किस ढंग से मिलता था। इसकी जानकारी और प्राप्त करते हैं। लोपा, मुद्रा, घोषा, विश्वारा, अल्पारा, अपाला, ये सब क्या थी, वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी जो काफ़ी शिक्षित थी। नमक का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं मिला है। आर्य जो थे मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। घोषा, विश्वारा, अपाला, ये लोगों ने मंत्रों की रचना की थी, ये काफ़ी फेमस रही। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद का ये राजनीतिक संगठन कैसा था और सामाजिक संगठन कैसा था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वेद की आर्थिक व्यवस्था को जानेंगे, धार्मिक व्यवस्था को जानेंगे, साथ ही साथ और भी छोटी छोटी बिंदुओं पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को वैदिक एज समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।